हेलो एवरीवन। लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं और हमने आप सभी से वादा किया था कि टाइम टू टाइम हम आपके लिए नई नई सीरीज़ लेके आते रहेंगे। तो आज ये जो हमारा एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने का जो उद्देश्य है वो आप सभी को ध्यान में रख के ही हमने स्टार्ट की है, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी जून और जुलाई में डिप्लोमा के, चाहे वो किसी भी स्पेशलाइजेशन से हो, एचआई से, वीआई से या आईडीडी से, और इसके अलावा अगर किसी और कैटेगरी से भी हैं तो सबके लगभग पेपर होने वाले हैं। और बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनको अभी तक भी जो डिप्लोमा का सिलेबस है वो कवर नहीं किया है उन्होंने, और बहुत सारे साथी हैं जिनके पास कंटेंट भी नहीं है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए सीरीज़ चलाई है, और इसमें हम एक के बाद एक सभी पेपर कवर करेंगे और सभी पेपर के आपके सभी टॉपिक्स भी करवाए जाएंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हो, ये जो टॉपिक है, हमने फर्स्ट पेपर लिया है आपका इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी, और उसकी फर्स्ट यूनिट का ही फर्स्ट टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं, जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ डिसेबिलिटी है, जिसमें हम इंटरनेशनल एंड नेशनल दोनों की ही बात करेंगे और साथ ही साथ मॉडल्स ऑफ डिसेबिलिटी भी कवर करेंगे। क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर हम टॉपिक 1.1 देखें तो वो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ डिसेबिलिटी, इंटरनेशनल एंड नेशनल, और साथ में मॉडल्स ऑफ डिसेबिलिटी दिया गया है। तो आज हम इस कंप्लीट टॉपिक को कवर करने वाले हैं और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपकी तैयारी को और बेहतर बनाएंगे, और जो भी साथी हैं जिनको भी अभी अच्छे से तैयारी नहीं हुई है जिनकी भी, तो उनकी तैयारी को और भी अच्छा करने में सहयोग करेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना नया टॉपिक, जो कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ डिसेबिलिटी एंड मॉडल्स ऑफ डिसेबिलिटी है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ डिसेबिलिटी में हम इंटरनेशनल और नेशनल दोनों को कवर करेंगे। तो इसमें जैसा कि आप इंट्रोडक्शन में देख रहे हो, यहाँ पे बताया गया है कि जो विकलांगता का इतिहास है वो ज़्यादा पुराना, जो अभी तक भी स्पष्ट नहीं है। क्योंकि अगर हम पीछे बात करें अपने इतिहास की, तो उसमें विकलांगता का जो इतिहास है वो अस्पष्ट है अभी भी, और जो सामाजिक जागरूकता न होने की वजह से इतिहासकारों ने जो विकलांगता और अक्षमता की तरफ से मतलब ध्यान ही नहीं दिया था। अगर हम इतिहास में जाएं और बात करें जो भी उस टाइम के इतिहासकार थे, तो उनमें सामाजिक जागरूकता की कमी थी, और इसीलिए उन्होंने विकलांगता या अक्षमता की तरफ इतना ध्यान नहीं दिया। इसके बाद अगर हम तत्कालीन साहित्य की बात करें, तो अगर हम उसका अध्ययन करते हैं तभी जाके हमें थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है विकलांगता या अक्षमता के बारे में। तो उसी के बेसिस पे हम इसकी हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं और देखने वाले हैं कि कब कब कैसे कैसे विकलांगता की तरफ ध्यान गया। अगर हम बात करें प्राचीन ग्रीस की, तो प्राचीन ग्रीस में जो राज्य परिषद के अधिकारी थे वो नवजात शिशुओं की जांच करते थे, और अगर उनको लगता था कि उनमें कोई भी विकलांगता है या कोई भी दोषपूर्ण है तो उन्हें वहीं पे समाप्त कर दिया जाता था। मतलब जैसे ही बच्चे की जांच हुई और उनको पता चला कि बच्चा स्वस्थ है या अस्वस्थ है, तो अगर उनको कोई भी उसमें दोष दिखाई देता था तो वो बच्चे को वहीं पे समाप्त कर देते थे। तो अक्षमताग्रस्त शिशुओं के संदर्भ में शिशु हत्या प्रचलित थी। तो अगर हम यहाँ पे बात करें प्राचीन ग्रीस की, तो आप देख रहे हो कि प्राचीन ग्रीस में राज्य के जो परिषद के अधिकारी थे वो ही जांच करते थे, और अगर बच्चे में कोई भी दोष पाया जाता था तो उस बच्चे को वहीं पे समाप्त कर देते थे। तो इसको क्या कहेंगे हम? शिशु हत्या। मतलब प्राचीन ग्रीस में शिशु हत्या प्रचलित थी। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरी शताब्दी की, तो दूसरी शताब्दी की बात करें हम, यहाँ पे आप देख सकते हो रोम साम्राज्य आ गया। रोम साम्राज्य में मनोरंजन के उद्देश्य से अक्षमताग्रस्त बालकों एवं व्यक्तियों को बेचे जाने की जो प्रमाण मिलते हैं। तो पहले क्या था, अगर हम बात करें ग्रीस की, ग्रीस में शिशु हत्या प्रचलित थी। उसके बाद हम आए दूसरी शताब्दी पे, दूसरी शताब्दी में रोम साम्राज्य आ गया। तो उसमें जो ये बच्चे थे, जो भी अक्षमताग्रस्त बालक होते थे एवं व्यक्ति, उनको मनोरंजन के उद्देश्य से बेचे जाने के प्रमाण मिलते हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें 5वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक, तो इसमें शिशु हत्या और विक्रय में तो कमी जरूर आ गई थी, और साथ ही साथ जो भी व्यक्ति थे ऐसे अक्षमता युक्त
और उनके साथ मानवीय व्यवहार होने लग गया था। क्योंकि अगर हम जागरूक करेंगे और सामाजिक जागरूकता बढ़ेगी, तभी ये हुआ कि शिशु हत्या भी कम होगी और जो बेचे जाने का प्रचलन था वो भी कम हो गया, और साथ ही साथ जो मानवीय व्यवहार थे वो आरंभ हो गए अक्षमता युक्त बालकों और व्यक्तियों के साथ भी। उसके बाद अगर हम बात करें 12वीं शताब्दी की, तो जैसे जैसे आप देख रहे हो शताब्दी बढ़ रही है, तो वैसे वैसे जागरूकता भी बढ़ रही है। क्योंकि स्टार्टिंग में अगर हम देखें इतिहास में, तो बिल्कुल ही इनके प्रति लोग जागरूक नहीं थे और इतिहास में इनके बारे में ज़्यादा जानकारी भी नहीं मिलती है। परंतु जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, जैसे आप देख रहे हो 5वीं से 15वीं शताब्दी में थोड़ी सी जागरूकता बढ़ी और मानवीय व्यवहार इनके साथ आरंभ हुआ। फिर उसके बाद 12वीं शताब्दी में इंग्लैंड के जो राजा थे हेनरी द्वितीय, इन्होंने कानून बनाकर मानसिक मंदता युक्त व्यक्तियों के साथ अमानवीय व्यवहार पर रोक लगाने की कोशिश की। पहले जब हमने देखा था 5वीं से 15वीं शताब्दी में, तो वहाँ पे खुद ही लोगों में के जो व्यवहार में मतलब जागरूकता आई और वो अपनी मर्जी से मानवीय व्यवहार करने लगे। परंतु 12वीं शताब्दी में जो इंग्लैंड के राजा थे हेनरी द्वितीय, उन्होंने इसके प्रति कानून बना दिया कि अगर कोई भी उनके साथ अमानवीय व्यवहार करेगा तो उसको सजा मिलेगी। तो ये एक रोक लगाने की कोशिश की गई थी इंग्लैंड के राजा हेनरी द्वितीय द्वारा। उसके बाद अगर हम बात करें 1690 में, तो 1690 में जॉन लॉक द्वारा प्रतिपादित धारणा कि नवजात का मस्तिष्क टैबुला रसा, तो यहाँ पे टैबुला रसा को खाली स्लेट बोला गया है, जो कि जॉन लॉक ने 1690 में बोला था। तो इन्होंने अपनी जो धारणा है वो प्रतिपादित की थी 1690 में टैबुला रसा के नाम से, और इसमें बताया था कि जो बालक का मस्तिष्क है वो खाली स्लेट के समान होता है और उसको जैसे हम प्रशिक्षण देते हैं वैसे ही बच्चा बन जाता है। तो इसमें इन्होंने यही बताया कि मानसिक मंदता युक्त बालकों के प्रशिक्षण एवं जीवन शैली को बहुत प्रभावित किया, और जॉन लॉक ने सर्वप्रथम मानसिक मंदता को मानसिक रोग से अलग बताया। क्योंकि इससे पहले अगर हम देखें 1690 से पहले, तो जो मानसिक मंदता है, जो जिसको हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बोलेंगे, और जो मानसिक रोग है जिसको हम मेंटल इलनेस बोलेंगे, तो इन दोनों को एक समझा जाता था। परंतु जॉन लॉक ने इन दोनों को अलग किया और बताया कि मानसिक मंदता अलग होता है और जो मानसिक रोग है वो अलग होता है। तो इनके द्वारा प्रतिपादित धारणा से लोगों को ये चीज़ें समझ आई। अगर इसके बाद अगर हम बात करें 18वीं शताब्दी की, 18वीं शताब्दी के आरंभ में विशेष शिक्षा को शिक्षा की एक नई शाखा के रूप में स्वीकार किया जाने लगा। हालांकि यह विकलांग बालकों के अधिकार पर आधारित शिक्षा की बजाय उनके प्रति दया भाव अधिक था। मतलब 18वीं शताब्दी जैसे ही प्रारंभ हुई, तो उसमें जो विशेष शिक्षा है इसको शिक्षा की एक शाखा के रूप में स्वीकार किया गया। कि पहले तो शिक्षा दी जाती थी सिर्फ सामान्य बच्चों को, उसके बाद इन्होंने विशेष शिक्षा को भी अपनाया और शिक्षा की एक शाखा के रूप में इसको स्वीकार किया। और साथ ही साथ जो हम अभी बात करते हैं जो राइट बेस्ड एजुकेशन की, उसको हम उस टाइम पे चैरिटी बेस्ड एजुकेशन, जो हम आगे मॉडल भी पढ़ेंगे, चैरिटी बेस्ड मॉडल, राइट बेस्ड मॉडल, तो उसी हिसाब से आप समझ सकते हो कि इनको राइट बेस्ड मॉडल देने की बजाय इनको चैरिटी बेस्ड मॉडल दिया गया कि दया भाव दिखाई गई और उसके दया भाव के प्रति ही इनको शिक्षा दी जाने लगी। और यह वह समय था जब कई समाज सेवा करने वाली संस्थाएं और राज्य समर्थित विशेष विद्यालय खोले गए। तो इसी समय संस्थाएं भी खुल रही थी और विशेष विद्यालय भी खुल रहे थे। विशेष शिक्षा की औपचारिक शुरुआत में फ्रांस के मनोचिकित्सक जीन मार्क गैस्पर्ड इटार्ड का नाम अग्रणीय है। तो अगर हम बात करें जीन मार्क गैस्पर्ड इटार्ड की, तो इनको विशेष शिक्षा के जनक के रूप में संबोधित किया जाता है और इनके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। इन्होंने जो काम किया था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था और इसीलिए इनको विशेष शिक्षा का जनक माना जाता है। तो अगर हम औपचारिक शुरुआत की बात करें तो इन्हीं से हुई थी वो, और ये फ्रांस के मनोचिकित्सक थे जिनको हम जीन मार्क गैस्पर्ड इटार्ड के नाम से जानते हैं। और ये देखो आप, इनको विशेष शिक्षा के जनक के रूप में भी संबोधित किया जाता है। और 1799 में इटार्ड को फ्रांस के जंगलों में एक बच्चा मिला था। तो ये जब इन्होंने इस बच्चे पे काम किया तो इस बच्चे ने ही इनको प्रसिद्धि दिलाई और इन्होंने बहुत सारे चेंजेस लाए इस बच्चे में, और इसी वजह से इनको विशेष शिक्षा का जनक भी माना जाता है। तो आप देखोगे
कि जो फ्रांस के जंगलों में एक बच्चा मिला था इनको, जिसे एवरोन का जंगली बालक के नाम से संबोधित किया जाता है, और बाद में इसका नाम विक्टर रख दिया गया। तो 12 वर्ष के विक्टर को, जिसके सभी व्यवहार आदि मानव के समान थे, तो ये जो बच्चा था इसके सभी व्यवहार आदि मानव के समान थे, को शिक्षित करने की जिम्मेदारी दी गई थी इटार्ड को। 5 वर्ष तक इन्होंने जो विक्टर पे काम किया और विक्टर को सामान्य संप्रेषण कौशल एवं सामान्य सामाजिक व्यवहार सिखा पाने में सक्षम हो सके, परंतु श्रम के अनुपात में सफलता नहीं मिल पाई। तो जो ये इटार्ड थे, इन्होंने जो एवरोन था, विक्टर के नाम से बाद में जाना गया, उसको 5 वर्ष तक लगातार प्रशिक्षण दिया, और 5 वर्ष में इन्होंने उसके जो संप्रेषण कौशल थे और सामाजिक व्यवहार थे उन्हीं को सिखा पाए, परंतु जितनी इन्होंने मेहनत की थी उस मेहनत के अनुसार इनको सफलता नहीं मिली। फिर भी इन्होंने बच्चे में बहुत सारे चेंजेस किए, पर जो परिणाम ये सोच रहे थे उतना परिणाम इनको नहीं मिला। इटार्ड के इन प्रयासों ने पूरे यूरोप को मानसिकमंद बालकों के शिक्षण के प्रति उद्वेलित कर दिया। तो जैसे ही इटार्ड ने इस बच्चे पे काम किया, तो इसकी वजह से पूरे यूरोप में जो मानसिकमंद बालक थे उनके बारे में जो उनकी राय थी वो बदल गई। जो वहाँ के लोग थे वो पहले सोचते थे कि ऐसे लोग पढ़ लिख नहीं सकते हैं, परंतु जैसे ही इटार्ड ने ये काम करके दिखाया कि उस बच्चे में चेंजेस करके दिखाए, और उसको जो उसका स्पीच डेवलप किया और जो उसके सोशल जो भी एक्टिविटी थी उनको डेवलप किया, सोशल बिहेवियर को, तो उसके बाद इनको यूरोप के जो लोग थे वो उसके प्रति जागरूक हुए, और उनको लगने लगा कि जो मंदबुद्धि बालक हैं, मानसिक मंद बालक हैं, वो भी पढ़ लिख और सामाजिक व्यवहार कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में जानकारी मिलने वाली है। हम एक एक चीज़ों पे बात करने वाले हैं, और वीडियो को साथ के साथ आप लाइक भी ज़रूर कर दीजिए और अपने सभी साथियों के साथ शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि जो भी आपके साथी हैं, जो भी डिप्लोमा कर रहे हैं, आपके क्लासमेट हैं, तो उनके साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें। और ये वीडियो आपको लंबा ज़रूर लगेगा, परंतु इसमें हम एक एक चीज़ को डिटेल से बारीकी से देखने वाले हैं, और ये सिर्फ आपके डिप्लोमा में ही नहीं काम आने वाला, आगे आप किसी भी अगर अपने टीचर के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो पीआरटी के लिए या टीजीटी के लिए, ये उसमें भी आपके काम आने वाला है। तो बहुत ही ध्यान से पढ़ें और अपने साथ के साथ नोट्स ज़रूर बना लें। आगे देखेंगे हम कि इटार्ड के जो शिष्य थे सेंगुइन ने मानसिक मंदता, बौद्धिक अक्षमता युक्त बालकों को शिक्षा के प्रति स्वयं को समर्पित कर दिया। तो पहले इटार्ड ने काम किया, फिर जो इनके शिष्य थे वो भी जो मानसिक मंद और बौद्धिक अक्षमता युक्त बालक थे उनके प्रति जागरूक हुए, और उन्होंने अपने आप को इनके प्रति समर्पित कर दिया, और जो विशेष शिक्षा की जड़ें थी उनको मजबूत बनाने में अपना योगदान दिया। सेंगुइन ने एक अपना जो सेंगुइन फार्म बोर्ड, उसको भी मतलब जो ये बौद्धिक अक्षमता युक्त बालक थे इनके आंकलन के लिए इन्होंने सेंगुइन फार्म बोर्ड बनाया, तो जो आज भी छोटे बच्चों का आंकलन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। सेंगुइन ने इसे मानसिक मंदता, बौद्धिक अक्षमता युक्त बालकों की शिक्षा के लिए एक विस्तृत विधि का विकास किया, जिसे उन्होंने शरीर क्रियात्मक विधि का नाम दिया। तो इन्होंने जो शरीर क्रियात्मक विधि बनाई थी, तो उसमें जो मानसिक मंद लोग थे और बौद्धिक अक्षमता युक्त बालक थे, तो उनकी शिक्षा के लिए इन्होंने एक विस्तृत विधि का विकास किया था कि उनकी शिक्षा को कैसे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन लेवल को बढ़ाया जाए, और इसके लिए इन्होंने शरीर क्रियात्मक विधि जो मतलब जो विधि का विकास किया था, तो उसको नाम दिया था शरीर क्रियात्मक विधि। सेंगुइन के द्वारा विकसित विशेष शिक्षा की इस विधि में संवेदी प्रशिक्षण, मतलब शरीर क्रियात्मक विधि क्यों नाम दिया गया था, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सेंसेस का यूज होता था, चाहे वो आपका विजुअल हो, चाहे हियरिंग हो, या आपका विजन का हो, और जो हम हाथों का कोऑर्डिनेशन बोलते हैं, और मतलब इसमें सभी सेंसेस का यूज हो रहा था। तो इसी वजह से इसको शरीर क्रियात्मक विधि बोला गया, और इसमें संवेदी प्रशिक्षण शामिल था। सन 1850 में सेंगुइन यूएसए चले गए और वहाँ मानसिक मंदता, बौद्धिक अक्षमता युक्त बालकों की शिक्षा में अपना योगदान दिया। तो 1850 में इन्होंने यूएसए में अपना योगदान दिया। उसके बाद 1876 में सेंगुइन ने एसोसिएशन ऑफ मेडिकल ऑफिसर्स ऑफ अमेरिकन इंस्टीट्यूट्स फॉर इडियोटिक एंड फीबल माइंडेड पर्सन की स्थापना की। तो 1876 में इन्होंने वहीं पे एसोसिएशन ऑफ मेडिकल ऑफिसर्स
ऑफ अमेरिकन इंस्टीट्यूट्स फॉर इडियोटिक एंड फीबल माइंडेड पर्सन की स्थापना की थी। और बाद में जो ये संस्था थी, इसने मानसिक मंदता में काम करने वाली विश्व की अग्रणीय संस्था बन गई और अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल डेफिशिएंसी के नाम से इसको जाना जाने लगा। आप देख सकते हो, ये आपसे पूछा भी जा सकता है इसके जो नाम चेंजेज हुए हैं, क्योंकि सबसे पहले इसको जो एसोसिएशन ऑफ मेडिकल ऑफिसर्स ऑफ अमेरिकन इंस्टीट्यूट फॉर इडियोटिक एंड फीबल माइंडेड पर्सन के नाम से जाना जाता था। उसके बाद इसको अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल डेफिशिएंसी के नाम से जाना जाने लगा। फिर इसको अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन के नाम से जाना जाता है, और ऐसे मतलब नाम चेंज होते होते अब इसको अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी के नाम से जाना जाता है। तो ये ज़रूर आपके पेपर में पूछा जा सकता है और इसको अच्छे से पढ़ें, और ये आपके एग्ज़ाम में जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। आगे हम बात करें 18वीं शताब्दी के बाद 19वीं शताब्दी की, तो 19वीं सदी का प्रारंभिक भाग मानसिक मंदता के क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण है। सन 1905 में विश्व का पहला बौद्धिक परीक्षण, आप देख सकते हो कि 1905 में जो पहला बौद्धिक परीक्षण है बिने एव साइमन ने विकसित किया था, और इन्होंने इसको विकसित करके मानसिक मंदता की पहचान में क्रांति की शुरुआत कर दी थी। तो 1905 का जो सन था उसमें हम मान सकते हैं कि एक क्रांति आई थी जो कि मानसिक मंदता की पहचान को लेके थी। और प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पूरा विश्व अस्थिर हो गया। फलतः राज्य की ओर से विकलांगता में काम कर रहे संस्थाओं के अनुदान में एक तरफ कटौती की गई और दूसरी तरफ युद्ध के परिणाम स्वरूप लाखों व्यक्ति विकलांग होकर घर लौटे। तो जो प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तो उस समय पे जो भी संस्थाओं को अनुदान मिल रहा था उसमें कटौती होगी एक तरफ तो, और दूसरी तरफ युद्ध में इतने लोग मारे जा रहे थे, विकलांग हो रहे थे, तो उससे विकलांग लोगों की संख्या बढ़ गई। मतलब इनका अनुदान था वो कम हो गया और विकलांग जो व्यक्ति थे उनकी संख्या बढ़ गई थी। इन कारणों की वजह से 19वीं सदी के पूर्वार्ध में बड़े बड़े संस्थानों की स्थापना की गई और विकलांग व्यक्तियों को बड़ी बड़ी संस्थाओं में एक साथ रखे जाने लगा, जहां बुनियादी सुविधाओं की भी पर्याप्त कमी थी। तो 19वीं शताब्दी के जो पूर्वार्ध था उसमें इनको ऐसी जगह पे रखा जाने लगा जहां बुनियादी सुविधाओं की भी कमी थी। सन 1962 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने प्रेसिडेंट कमेटी ऑफ मेंटल रिटार्डेशन गठित किया। तो 1962 में जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी, इन्होंने प्रेसिडेंट कमेटी ऑफ मेंटल रिटार्डेशन गठित की थी, आप देख सकते हो। तो जिसका उद्देश्य मानसिक मंदता युक्त व्यक्तियों के जीवन स्तर की समीक्षा करना था। इस दौरान कुछ लोग डेनमार्क, स्वीडन आदि देशों में बड़ी बड़ी संस्थाओं में हो रहे मानवाधिकारों के हनन के विरुद्ध सामने आए और इन सभी के संयुक्त प्रयासों ने विस्थानीकरण की नींव रखी। तो आप देख सकते हो कि उसी समय पे जो डेनमार्क थे, स्वीडन थे, वहाँ पे जो मानव अधिकारों का हनन हो रहा था और इन्हीं के परिणाम स्वरूप जो सभी लोग के संयुक्त प्रयास मतलब करने लगे और सभी लोग इकट्ठा हुए इनके प्रति और उन्होंने विस्थानीकरण की नींव रखी। विस्थानीकरण एवं समुदाय आधारित आंदोलन के प्रमुख अग्रणीय नेताओं में नील्स एरिक बैंक, माइकेलसन, वुल्फ, वुल्फेन्सवर्गन, बेंजेट निरजी आदि प्रमुख थे। बैंक मिकेल्सन को सामान्यीकरण की अवधारणा का जनक माना जाता है। जो हम नॉर्मलाइजेशन देखते हैं, सामान्यीकरण, तो इसकी अवधारणा का जनक जो माना जाता है वो बैंक मिकेल्सन को माना जाता है। इसके पश्चात सन 1975 में विकलांग व्यक्तियों के वैश्विक अधिकारों की घोषणा की गई और अमेरिका में सभी विकलांग बालकों के लिए शिक्षा पारित किया गया। जो शिक्षा का अधिकार के लिए एक्ट था वो पारित किया गया। तो एजुकेशन फॉर ऑल हैंडीकैप चिल्ड्रन एक्ट 1975, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसको भी याद रखना आपको कि एजुकेशन फॉर ऑल हैंडीकैप चिल्ड्रन एक्ट कब आया था, 1975 में, और ये अमेरिका में लागू किया गया था। और तदनुसार सामान्य विद्यालयों के दरवाजे विकलांग बालकों के लिए भी खोल दिए गए। तो ये वो ईयर था जिसमें जो सामान्य विद्यालय थे उनके दरवाजे भी विकलांग
बालकों के लिए खोल दिए गए थे। तत्पश्चात आए कानूनों यथा विकलांग बालकों के अधिकार से संबंधित सलमान का कॉन्फ्रेंस और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, जिसको हम UNCRPD बोलते हैं, ने सभी अक्षमता युक्त बालकों की शिक्षा में वैश्विक क्रांति ला दी। तो जो सबसे मेन एक्ट हैं उनमें सलमान का और UNCRPD ने इन जो ये अक्षमता युक्त बालक थे इनके जीवन में वैश्विक क्रांति ला दी थी। इसके बाद अभी तक हम देख रहे थे जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव वो इंटरनेशनल लेवल का देख रहे थे, अब हम नेशनल लेवल का देखेंगे। जो भारतीय ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है उसको हम देखेंगे। बौद्धिक अक्षमता मानसिक मंदता का भारतीय इतिहास उतना ही पुराना है जितनी मानव सभ्यता, क्योंकि जब से मानव का जन्म हुआ है तो अक्षमता का भी जन्म उसी समय से हुआ है और इसका इतिहास भी उतना ही पुराना है। भारतीय धार्मिक ग्रंथों में विकलांगता मानसिक मंदता के साक्ष्य उपलब्ध हैं। लगभग 5000 ईस्वी पूर्व रामायण काल में रानी कैकेयी की दासी मंथरा मानसिक मंदता की उदाहरण है। जो रानी कैकेयी थी उसकी दासी थी मंथरा, वो मानसिक मंदता की उदाहरण है और यह बात है लगभग 5000 ईसा पूर्व की। जो अपनी अल्प बुद्धि क्षमता के कारण इधर उधर की बातों से जल्दी प्रभावित हो जाते थे। रामायण काल के बाद अगर हम बात करें महाभारत की, महाभारत में भी मानसिक मंदता विकलांगता का विवरण उपलब्ध है। महाभारत कालीन युग में कृष्ण की जो दासी थी कुब्जा और विद्वान अष्टावक्र दोनों ही अस्थि विकलांगता के उदाहरण माने जा सकते हैं। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व जो महान भारतीय अर्थशास्त्री थे चाणक्य ने अक्षमताग्रस्त व्यक्तियों के लिए अपमानजनक शब्दों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो जो 4वीं शताब्दी थी, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व, जो भारत के महान अर्थशास्त्री थे चाणक्य, उन्होंने अक्षमताग्रस्त व्यक्तियों के लिए जो अपमानजनक शब्दों का प्रयोग होता था उन पर प्रतिबंध लगा दिया था और इसके लिए सजा का प्रावधान भी किया था। लगभग 1वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारतीय राजा अमरशक्ति के तीनों बच्चे वासु शक्ति, उगर शक्ति और अनेक शक्ति मानसिक मंदता बौद्धिक अक्षमता युक्त माने जा सकते हैं। तो जो ये राजा थे भारतीय राजा अमरशक्ति, इनके 3 बेटे थे वासु शक्ति, उगर शक्ति और अनेक शक्ति। इन तीनों को ही जो मानसिक मंदता या बौद्धिक अक्षमता युक्त माना जाता था, जो सामान्य शिक्षण विधियों से सीख नहीं पाए थे। फलतः इनके जो राजा के दरबारी पंडित थे विष्णु शर्मा, उन्होंने राजनीति का ज्ञान कराने के लिए पंचतंत्र की रचना की थी और जो विश्व की प्रथम विशेष शिक्षा की किताब है वो पंचतंत्र को ही माना जाता है। तो पंचतंत्र का जो रचना हुई थी पंचतंत्र की, वो इन राजा के तीनों बेटों के लिए हुई थी, जिसमें राजनीति का ज्ञान सिखाया गया था इनको और जो विशेष शिक्षा की प्रथम किताब माना जाता है वो पंचतंत्र को ही माना जाता है। बौद्धिक धार्मिक ग्रंथों में विकलांगता मानसिक मंदता को पिछले जन्मों के पाप का परिणाम बताया गया। तो जो बौद्धिक धार्मिक ग्रंथ हैं, मतलब जो बौद्ध धर्म था तो उसके धार्मिक ग्रंथ है, उसमें जो विकलांगता है या मानसिक मंदता है उसको पिछले जन्मों के पापों का परिणाम बताया गया है। और इसके अलावा अगर हम बात करें प्राचीन ग्रंथ मनुस्मृति में, मनु ने भी उद्धृत किया है कि पूर्व जन्म में किए गए अपराधों के फलस्वरूप आदमी विकलांगता को भोगता है और उसका प्रायश्चित करता है। तो जो मनु है, मनु ने जो मनुस्मृति लिखी थी तो उसमें भी विकलांगता को पूर्व जन्मों का जो फल बताया गया है और जो इस जन्म में वो विकलांग हुए हैं तो उसको उसका प्रायश्चित बताया गया है कि इनके पिछले जन्मों का जो पाप किए थे इन्होंने उसका प्रायश्चित ये इस जन्म में कर रहे हैं। इसके बाद प्राचीन काल में विकलांग बालकों को जीवन का अधिकार नहीं था। इसके प्रमाण मिले हैं कि प्राय विकलांगता ग्रस्त शिशुओं की हत्या कर दी जाती थी। तो जैसे कि हमने ऊपर भी देखा था कि पहले शिशु हत्या प्रचलित थी, ऐसे ही भारत में भी शिशु हत्या प्रचलित थी। यदि विकलांग व्यक्ति जीवित रह जाते थे तो भी उनकी शिक्षा एवं अन्य ज़रूरतों का ध्यान नहीं रखा जाता था।
और कुछ बच्चे जो जीवित रह जाते थे, जो विकलांगता से संबंधित थे, तो उनकी ना शिक्षा होती थी और ना ही जो भी उनकी ज़रूरतें थी उनकी तरफ ध्यान दिया जाता था। और ऐसे सभी विकलांग व्यक्तियों को पागल की श्रेणी में माना जाता था। तो इन सभी जो व्यक्ति थे, ऐसे बालक थे, इनको पागल की श्रेणी में रखा जाता था। यदि मानसिक मंदता विकलांगता के अध्ययन वैज्ञानिक भारतीय इतिहास की बात की जाए तो यह अत्यंत संक्षिप्त है। तो ये कोई मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये बिल्कुल संक्षिप्त है। इसके बाद अगर हम बात करें विकलांगता अक्षमता से संबंधित पहला भारतीय कानून इंडियन लुनासी एक्ट, जो कि 1912 में आया था, और अक्षमताग्रस्त व्यक्तियों के लिए यह पहला कानून अस्तित्व में आया था। इंडियन लुनासी एक्ट 1912 ने मानसिक मंदता और मनोरोग को समान मानते हुए उनके लिए समान मानक एवं समान मानदंड तय किए थे। तो जैसा कि हमने बताया था कि जो मेंटल रिटार्डेशन या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है और मेंटल इलनेस है, इन दोनों को पहले एक मानते थे, फिर बाद में अलग किया गया। इंडिया में भी ऐसा ही था। जो इंडियन लुनासी एक्ट आया था 1912 में, तो उसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को और मेंटल इलनेस को समान माना था, और जो भी इनके मानक एवं जो मानदंड तय किए गए थे वो दोनों के बराबर तय किए गए थे। इसके बाद एक लंबे अंतराल के बाद मानसिक स्वास्थ्य कानून 1987, जिसको हम मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 बोलते हैं, तो वो 1987 में आया, जिसमें मानसिक रोग और मानसिक मंदता को अलग तो मान लिया, परंतु मानसिक मंदता बौद्धिक अक्षमता के लिए कोई प्रावधान नहीं दिया गया। तो जो मेंटल हेल्थ एक्ट आया था 1987 में, उनमें उसमें मानसिक रोग और मानसिक मंदता को अलग मान लिया, परंतु जो मानसिक मंदता है उसके लिए कोई प्रावधान नहीं दिया गया। इससे पूर्व कोठारी आयोग की अनुशंसा पर 1974 में जो समेकित शिक्षा कार्यक्रम आरंभ हो चुका था, जिसको हम इंटीग्रेटेड एजुकेशन बोलते हैं, तो इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल चिल्ड्रन, ये 1974 में लागू हो चुका था। और 1984 में राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान की स्थापना सिकंदराबाद में हो चुकी थी। तो आप देख सकते हो कि जो 1987 वाला मेंटल हेल्थ एक्ट आया था, इससे पहले जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन स्टार्ट हो चुकी थी, और जो मानसिक विकलांग संस्थान था सिकंदराबाद वाला, वो भी शुरू हो चुका था। अगर हम इसके बाद की बात करें, इसके बाद NPE आई थी, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986। उसके बाद भारतीय पुनर्वास परिषद कानून आया 1992 में, विकलांगजन कानून आया 1995 में, राष्ट्रीय न्यास अधिनियम आया 1999 में, शिक्षा का अधिकार कानून आया 2009 में। तो ये सब जो कानून थे ये विकलांगों को लेके बनाए गए, और इनमें विकलांगों की शिक्षा के बारे में और जो भी उनके अधिकार थे उन सभी के बारे में बात की गई। उसके बाद अगर हम बात करें मानसिक मंदता की परिभाषा, जो कि भारतीय परिप्रेक्ष्य से, तो भारत में मानसिक मंदता भौतिक अक्षमता को परिभाषित करने का प्रयास ज़्यादा पुराना नहीं है। पहली बार विकलांगजन अधिनियम जो PWD एक्ट आया था 1995 में, मानसिक मंदता को उसमें परिभाषित किया गया था, जिसके अनुसार मानसिक मंदता का तात्पर्य मानव मस्तिष्क के अवरुद्ध अथवा अपूर्ण विकास से है। तो मानसिक मंदता किसको मानते हैं? जो भी मानव का मस्तिष्क है, अगर उसका पूर्ण रूप से जो विकास नहीं हुआ है तो उसको मानसिक मंदता बोलते हैं, जो सामान्यतः अधोसामान्य बौद्धिक अक्षमता के रूप में परिलक्षित होता है। और भारतीय संदर्भ में दी गई मानसिक मंदता की यह परिभाषा अत्यंत पुरानी प्रतीत होती है, और अंतर्राष्ट्रीय परिभाषाओं से इसकी तुलना करें तो अधूरी प्रतीत होती है। जो इंटरनेशनल लेवल पे मानसिक मंदता की परिभाषा दी गई है, तो उससे अगर हम इसको कंपेयर करें तो ये अधूरी प्रतीत होती है, क्योंकि इसमें मानसिक मंदता बौद्धिक अक्षमता के निदान के लिए अनुकूलीय व्यवहार का सीमित होना समाहित नहीं है। क्योंकि जो मानसिक मंद लोग होते हैं उनका जो अनुकूलन व्यवहार होता है वो सीमित होता है, परंतु ये बात इसमें नहीं की गई है। इससे बौद्धिक अक्षमता को मानसिक मंदता का नैदानिक मानदंड माना गया है, जो अपर्याप्त है। सिर्फ सीमित वर्तमान में इस कानून में संशोधन की बात चल रही है, और आप देख भी रहे हो कि इसमें संशोधन हो चुका है। इसके बाद RPWD एक्ट 2016 आ चुका है, तो उसमें जो मेंटल रिटार्डेशन है उसकी परिभाषा को चेंज कर दिया गया है, और उसमें जो मस्तिष्क का अवरुद्ध विकास के साथ साथ जो व्यवहार का, जो अनुकूलन व्यवहार का सीमित होना, उसको भी शामिल किया गया है। इसके बाद अगर हम देखें सामान्य अंधविश्वास और सच्चाई को, तो यद्यपि कि विगत दशकों में
मानसिक मंदता के प्रति लोगों में जागरूकता आई है, परंतु अभी भी प्राय मानसिक मंदता को मानसिक रोग समझा जाता है। मानसिक मंदता और मानसिक रोग दो भिन्न संकल्पनाएं अवस्था हैं। इस संदर्भ में भारत में कानूनी विकास का अध्ययन बड़ा दिलचस्प होगा। भारत में आज़ादी से पूर्व इंडियन लुनासी एक्ट, जो कि 1912 में आया था, इस कानून के तहत मानसिक मंदता और मानसिक रोग दोनों को समान माना गया और समान प्रावधान किए गए। यह कानून स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात लगभग 4 दशकों बाद भी लागू रहा। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे परिवर्तन हुए। मानसिक मंदता को मानसिक रोग के साथ ही मानकर दोनों के लिए अलग अलग जो प्रावधान किए गए, परंतु भारत में 1986 तक दोनों में कोई अंतर नहीं किया गया। तो 1986 तक भारत में जो मानसिक रोग है और मानसिक मंदता है, दोनों को एक समान ही माना जाता था। परंतु 1987 में पहली बार मानसिक रोग को मानसिक मंदता से अलग माना जाने लगा। जो मेंटल हेल्थ एक्ट आया था 1987, उसमें ही इनकी बात की गई थी और इनके लिए जो मानसिक रोग है उसके लिए अलग से प्रावधान बनाए गए थे। यहाँ पर भी मानसिक मंदता और मानसिक रोग को अलग अलग मान तो लिया था, प्रावधान बनाया गया सिर्फ मानसिक रोग के लिए। तो यहाँ पे भी मानसिक मंदता के लिए कोई प्रावधान नहीं बनाया गया था। उपरोक्त कानून से मानसिक मंदता को पूरी तरह से अलग रखा गया। मानसिक मंद बालकों को सम्मिलित करते हुए भारत में पहला कानून बना, वह है विकलांगजन कानून 1995, जो PWD एक्ट बोलते हैं, 1995 में आया था। तो उसमें इन दोनों को बिल्कुल अलग माना जाने लगा और इन दोनों के लिए अलग अलग से प्रावधान बनाए गए, जिसमें मानसिक मंदता को कानूनी परिभाषा के साथ उनके लिए विशिष्ट प्रावधान किए गए। तो इसमें इनकी लीगल जो डेफिनेशन है वो दी गई थी। आज भी भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में मानसिक मंद बच्चों को पागल कहा जाना एवं माना जाना आम बात है। इसके अलावा भी मानसिक मंदता के प्रति विभिन्न भ्रांतियाँ, मंदता कि ये बुरी आत्माओं के प्रभाव की वजह से होता है, मानसिक मंदता झाड़ फूक से ठीक हो सकती है, शादी कर दिए जाने पर मानसिक मंदता ठीक हो सकती है। मानसिक मंदता एक छुआछात का रोग है जो साथ बैठने, साथ खेलने आदि से किसी को भी हो सकता है। मानसिक मंदता माँ बाप के पिछले जन्म के कर्मों का फल है आदि। ये सब क्या है? ये सब पूर्व धारणाएं बनी हुई है और मिसकंसेप्शन बने हुए हैं कि जो भी भारत के ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें। आप सहमत होंगे कि इस वैज्ञानिक युग में उपरोक्त मान्यताओं का कोई आधार नहीं है, क्योंकि ये सब सिर्फ मिसकंसेप्शन है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मानसिक मंदता न तो बुरी आत्माओं के प्रभाव से होती है और ना ही झाड़ फूक से इसे ख़त्म किया जा सकता है। मानसिक मंदता एक मानसिक अवस्था है, कोई छुआछात का रोग नहीं कि मानसिक मंद व्यक्ति को छूने, साथ खेलने या बैठने से किसी को हो जाए। मानसिक मंदता के बहुत सारे संभावित कारणों का पता लगाया जा चुका है और बच्चों में मानसिक मंदता का माँ बाप के पिछले जन्म के कर्मों से कोई लेना देना नहीं है। तो आगे हम बात करने वाले हैं मानसिक मंदता के कारणों पे भी, परंतु जो भी कारण यहाँ पे बताए गए हैं, जो भी पहले से जो मिसकंसेप्शन बने हुए हैं, तो उनसे मतलब अगर हम उनकी बात करें तो उनके आधार पे मानसिक मंदता नहीं होती है। मानसिक मंदता के कुछ कारण हैं जिनके बारे में हम आगे बात भी करने वाले हैं। अगर सारांश के रूप में देखें, अभी तक आपने वर्तमान इकाई मानसिक मंदता की अवधारणा, परिभाषा, वर्गीकरण एवं विशेषताओं में मानसिक मंदता का संक्षिप्त वैश्विक एवं भारतीय इतिहास पढ़ा है। प्राचीन समय में प्राय विकलांगता युक्त बालकों का जन्म से पूर्व ही मार दिया जाता था। फ्रांसीसी चिकित्सक इटार्ड एवं उनके शिष्य सेंगुइन के प्रयासों ने मानसिक मंदता युक्त बालकों की शिक्षा की नींव रखी। बाद में मानवाधिकारों की वैश्विक घोषणा, विकलांग बालकों के अधिकारों की घोषणा, सलमान का कॉन्फ्रेंस, UNCRPD ने विकलांग बालकों के शिक्षा की और पूरे विश्व को प्रेरित किया। जितने भी ये एक्ट आए हैं, कॉन्फ्रेंस हुई है, जितनी भी पॉलिसीज बनी है, उन सब की वजह से ही जो विकलांग बालक हैं इनकी शिक्षा की ओर पूरे विश्व का ध्यान गया और इन सब ने ही विश्व को प्रेरित किया। भारत में अगर हम बात करें, PWD एक्ट जो 1995 हुआ है, NT एक्ट 1999 हुआ है, RCI एक्ट 1992 बना है और जो हम नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन की बात करें 1986 और 1992,
तो इसके बाद ही विकलांग युक्त बालकों की शिक्षा से संबंधित प्रावधान बनाए गए हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो भी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव था डिसेबिलिटी का, और इंटरनेशनल और नेशनल दोनों ही लेवलों पे देखा। उम्मीद है कि आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा, और कहीं पे भी आपका कोई भी डाउट बनता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, और उस चीज़ को हम ज़रूर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आगे हम बात करेंगे मॉडल्स ऑफ डिसेबिलिटी के ऊपर। कई प्रकार की विकलांगताओं को संबोधित करने के प्रयास के लिए विकलांगता को परिभाषित करने के कई मॉडल विकसित किए गए। विकलांगता के मॉडल समाज के लिए एक संदर्भ प्रदान करते हैं, क्योंकि कार्यक्रम और सेवाएं, कानून, नियम और संरचनाएं विकसित की जाती हैं जो विकलांगता से पीड़ित लोगों के जीवन को प्रभावित करती हैं। उपयोग की जाने वाली विकलांगता के प्राथमिक मॉडल मेडिकल मॉडल, कार्यात्मक मॉडल और सामाजिक मॉडल है। तो आगे हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मेडिकल मॉडल के बारे में। मेडिकल मॉडल विकलांगता को किसी स्वास्थ्य स्थिति, बीमारी या किसी आघात के कारण होने वाली विकलांगता के रूप में वर्णित करता है। जैसा कि यहाँ नाम से ही स्पष्ट है कि मेडिकल मॉडल, तो मेडिकल मॉडल में हम किसकी बात करेंगे? जो भी हमारा स्वास्थ्य है उसकी स्थिति के बारे में, बीमारी के बारे में, कोई भी आघात के बारे में, तो इनके कारण होने वाली विकलांगता, तो उसको हम मेडिकल मॉडल में डालेंगे। जो किसी व्यक्ति के शारीरिक या संज्ञानात्मक तरीके से कामकाज को बाधित कर सकता है। तो अगर किसी भी व्यक्ति को कोई भी बीमारी होगी, अगर उसकी स्वास्थ्य स्थिति ठीक नहीं होगी, कोई भी आघात होगा उसको, तो वो क्या करेंगे? वो सामाजिक और संज्ञानात्मक रूप से उसके कामकाज में बाधा डालेंगे। यह मॉडल एक व्यक्ति की स्थिति के रूप में विकलांगता की अवधारणा है और विकलांगता की स्थिति की रोकथाम, उपचार या इलाज पर ध्यान केंद्रित करता है। तो मेडिकल मॉडल क्या करता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को कोई भी दिक्कत है तो उसकी रोकथाम करता है, उपचार करता है और इलाज पर ध्यान केंद्रित करता है। इसके बाद अगर हम बात करें कार्यात्मक मॉडल की, यह मॉडल चिकित्सा मॉडल के समान है, जिसमें यह विकलांगता को एक हानि या कमी के रूप में देखता है। तो यहाँ पे भी विकलांगता को हानि या कमी के रूप में ही देखा जाता है, जैसे कि मेडिकल मॉडल में देखा गया था। विकलांगता शारीरिक, चिकित्सीय, संज्ञानात्मक कमियों के कारण होती है। विकलांगता ही किसी व्यक्ति की कार्यप्रणाली या कार्यात्मक गतिविधियों को करने की क्षमता को सीमित करती है। तो मेडिकल मॉडल में क्या था कि अगर चोट लग जाएगी तो उसका कामकाज में बाधा होगी। तो कार्यात्मक में भी वही है कि अगर कोई भी व्यक्ति या बच्चा विकलांग होगा तो उसका कार्य में वो विकलांगता बाधा डालेगी। आगे बात करें हम सामाजिक मॉडल की, तो यह मॉडल विकलांग व्यक्तियों की हानि और कमियों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय विकलांग लोगों के सामने आने वाली बाधाओं पर ध्यान केंद्रित करता है, क्योंकि जो भी व्यक्ति विकलांग होगा तो वो सामाजिक रूप से उतना दूसरे लोगों के साथ घुल मिल नहीं सकता। और इस मॉडल में किसी व्यक्ति की गतिविधियां हानि या स्थिति से नहीं बल्कि पर्यावरण द्वारा सीमित होती है और बाधाएं सामाजिक संगठन की कमी के परिणाम होती है। तो हम जो इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं, जो इंक्लूसिव इन्वायरमेंट की बात करते हैं, तो वो इसीलिए करते हैं क्योंकि अगर हम पहले की बात करें तो पहले जो सामाजिक मॉडल जब आया था तो उस टाइम पे क्योंकि ऐसे लोगों का जो सामाजिक रूप से बाधाएं थी वो सोसाइटी में उनको एक बुरी आत्मा, पूर्व जन्मों का पाप माना जाता था और ऐसे व्यक्तियों को समाज में कोई जगह नहीं दी जाती थी। तो इसीलिए सोशल जो मॉडल था वो डेवलप हुआ था और उनको समाज में न्याय दिलवाने के लिए इसके बारे में बात की जाती थी। अगर हम बात करें चैरिटी मॉडल की, तो चैरिटी मॉडल में जो विकलांगता की, मतलब इसको दान मॉडल भी बोल सकते हैं, तो विकलांग लोगों को उन परिस्थितियों के पीड़ितों के रूप में चित्रित करता जो दया के पात्र हैं। तो इनको दया का पात्र के रूप में माना जाता था, इसीलिए इसको चैरिटी मॉडल बोलते हैं। यह चिकित्सा मॉडल के साथ गैर विकलांग लोगों द्वारा विकलांगता की परिभाषित करने और समझने के लिए सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला मॉडल है। तो इनके प्रति दया दिखाई जाने लगी और इनको चैरिटी मॉडल के रूप में डेवलप किया गया। उसके बाद अगर हम बात करें पुनर्वास मॉडल, तो चिकित्सा मॉडल के समान यह विकलांगता को एक कमी के रूप में देखता है जिसे एक पेशेवर द्वारा ठीक करने की आवश्यकता होती है, और विकलांग लोगों को विफलता के रूप में देखा जाता है यदि वे इस मुद्दे को दूर करने में असमर्थ हैं। तो पुनर्वास में क्या होता है कि उनका पुनर्वास किया जाता है और उनको ठीक करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें
अधिकार आधारित मॉडल, ये सबसे मेन मॉडल है क्योंकि इसमें राइट बेस मॉडल की बात की गई है। तो जो भी विकलांग व्यक्तियों के अधिकार हैं उनके बारे में बात की गई है और उनके अधिकारों को दिलाने के बारे में बात की गई है। विकलांगता को अधिकार आधारित संवाद के अंतर्गत एक सामाजिक राजनीतिक संरचना के रूप में देखा जाता है जो निर्भरता से स्वतंत्रता की ओर स्थानांतरित हो गया है, क्योंकि विकलांग लोगों ने राजनीतिक आवाज़ की मांग की है और सामाजिक आंदोलनों का नेतृत्व किया है। तो यहाँ पे क्या है, ये स्वतंत्रता पर बल देते हैं कि इनको इंडिपेंडेंस चाहिए, और जो भी विकलांग व्यक्ति है उन्होंने राजनीतिक आवाज़ उठाई है और सामाजिक आंदोलनों का भी नेतृत्व किया है। उसके बाद अगर हम बात करें आर्थिक मॉडल की, तो विकलांगता को किसी व्यक्ति की अर्थव्यवस्था में भाग लेने, काम करने, योगदान करने में असमर्थता से परिभाषित किया जाता है। तो पहले इनको क्या माना जाता था कि ये कुछ भी काम नहीं कर सकते, इसीलिए जो इकोनॉमिकल मॉडल की आवश्यकता पड़ी और यहाँ पे इनको आर्थिक रूप से भी मजबूत बनाने की बात की गई है। तो अगर हम बात करें मॉडल की, तो मॉडल इतने ही आपके लिए इनफ है, क्योंकि अगर हम देखें तो मेन 4 या 5 मॉडल ही बहुत हैं जो महत्वपूर्ण है, परंतु हमने यहाँ पे फिर भी 7 मॉडल डाले हैं कि जो भी हमें महत्वपूर्ण लगे तो उन सभी मॉडल्स की हमने यहाँ पे बात कर ली है। और अगर आपके पेपर के पर्सपेक्टिव से देखें तो इतने मॉडल काफ़ी हैं। और इसके अलावा हमने यहाँ पे अपना जो फर्स्ट यूनिट है उसका फर्स्ट पॉइंट, जो फर्स्ट ही टॉपिक था जिसमें हमने बात की कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ डिसेबिलिटी, जिसमें इंटरनेशनल और नेशनल और साथ में मॉडल्स ऑफ डिसेबिलिटी की बात की है। तो उम्मीद है कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी चीज़ें, और यहाँ पे हमने प्रॉपर नोट्स के रूप में आपके लिए यह PDF बनाया है। तो किसी भी साथी को कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा पेपर कवर करें और उसमें जितने भी यूनिट्स हैं सभी टॉपिक को कवर किया जाए, और आपको यहाँ से नोट्स बनाने में भी आसानी होगी और साथ के साथ आपको सभी चीज़ें समझ भी आएंगी। और अगर कोई भी चीज़ समझ ना आए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, तो उसका भी कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ज़रूर करेंगे। और आप अपने कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये जो हमारा वीडियो कैसा लगा, क्योंकि ये अभी स्टार्ट किया है हमने और ये आप सभी को ध्यान में रख के ही स्टार्ट की है हमने सीरीज़। तो आपका जितना भी पॉजिटिव रिजल्ट रहेगा तो उसी के बेसिस पे हमें मोटिवेशन मिलेगा और आगे भी हम ऐसे आपके लिए काम करते रहेंगे। तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने सभी साथियों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।